नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए अहमदाबाद में मनाया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल की दोस्ती का जश्न। दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में अहमदाबाद में शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच। दोनों देशों के 75 साल की मैत्री पर आधारित विशेष सिक्के से हुआ टॉस। आज अमृतसर की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरमिंदर साहिब और दुर्गियाना मंदिर समेत भगवान वाल्मीकि रामतीर्थ स्थल का करेंगी दौरा। जलियांवाला बाग के शहीदों को देंगी श्रद्धांजलि। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की टीम आज से 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर। इस साल होने वाले चुनाव से पहले तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कर्नाटक सरकार ने दी SC/ST किसानों को सिंचाई सुविधा की सौगात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने राजधानी बेंगलुरु में कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं की प्रदान। नासा ने इसरो को सौंपा निसार सैटेलाइट। एग्रीकल्चर, मैपिंग और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2024 में हरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो व्यवस्थित रूप से पृथ्वी का मैप तैयार करेगा। तबाही से पहले मिल सकेगा खतरे का अपडेट। नेपाल में आज राष्ट्रपति का चुनाव। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और CPN-UML के सुभाष चंद्र नेम्बांग दौड़ में शामिल। आज शाम ही आएंगे नतीजे। मशहूर एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में 66 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दोपहर बाद मुंबई ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। पीएम मोदी ने जताया शोक। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज का दिन न सिर्फ क्रिकेट के लिए बेहद खास है, बल्कि क्रिकेट के जरिए दो देशों की दोस्ती के जरिए दो देशों के संबंधों में नई ऊर्जा भरने का दिन है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच का पहला दिन है, जिसे देखने के लिए खुद दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ पहुंचे तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। दो देशों के प्रधानमंत्रियों ने आज इस मैच को ऐतिहासिक बना दिया। स्टेडियम पहुंचने पर BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने उनका स्वागत किया। BCCI सचिव जय शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी स्टेडियम में मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने काफी देर तक मैच का आनंद लिया। मैच से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तान को सम्मानित किया और उन्हें खास टेस्ट मैच की खास टोपी भी दी। ये मौका खास रहा न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि दोनों देशों की क्रिकेट टीम के लिए। स्टेडियम पर एक चक्कर भी लगाया दोनों प्रधानमंत्रियों ने। इस दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। दोनों नेताओं ने स्टेडियम में वुमेन प्रीमियर लीग के कॉर्नर का भी रुख किया और लीग के मस्कट के साथ तस्वीरें खिंचाई।
दोनों ही नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आज का दिन सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए या क्रिकेट के ही खेल के लिए अहम नहीं है, बल्कि देश में खेल की संस्कृति को एक नया रूप देने की जो पहल की गई है, उस लिहाज से भी आज का दिन अहम दिन है। एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, जब दो देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक मैच को देखने के लिए कई तरह के एक तरह से प्रयोग भी करे, प्रयास करे। मैच से पहले स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संगीत पर कलाकार झूमते नजर आए। साथ ही बॉलीवुड सिंगर फागुनी शाह ने अपनी प्रस्तुति पेश की। खेल शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम एंथनी एल्बनीज ने टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मैदान में मुलाकात की। दो देशों की जनता के लिए और खेल प्रेमियों के लिए आज सुबह से ही आकर्षण का केंद्र रहा है अहमदाबाद का ये स्टेडियम। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य ताजा खबर की। नासा ने इसरो को निसार सैटेलाइट सौंप दिया है। इस सैटेलाइट से अब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। ये सैटेलाइट कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे अमेरिका भारत संबंधों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इसे नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मिलकर तैयार किया है। चेन्नई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि इसरो ने कैलिफोर्निया में नासा से पृथ्वी का अवलोकन करने वाला सैटेलाइट निसार प्राप्त किया है, जिसे अमेरिकी वायुसेना के C-17 विमान से लाया गया। ये दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक सच्चा प्रतीक है। निसार एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से एनालाइज करके डेटा तैयार करेगा। इसका उपयोग एग्रीकल्चर मैपिंग और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट कम से कम 3 साल तक काम करेगा। निसार 12 दिन में पूरी दुनिया का नक्शा तैयार कर लेगा। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो व्यवस्थित रूप से पृथ्वी का मैप तैयार करेगा। निसार पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, प्राकृतिक खतरों और इकोसिस्टम में होने वाली गड़बड़ी के बारे में डेटा और जानकारी प्रदान करेगा। ये सैटेलाइट तेजी से भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। और आइए रुख करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों का। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता अब आज के बजाय 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। दरअसल कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा था। भारत राष्ट्रीय समिति की नेता कविता कल देर शाम तक नई दिल्ली पहुंच गई थी। दरअसल तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में
पूछताछ के लिए 9 मार्च को दिल्ली में एजेंसी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा था। कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान के एमबीबीएस कॉलेज में सीट आवंटन रैकेट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। ईडी की टीम 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि घाटी में कुछ लोग पाकिस्तान की एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। ईडी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की। इस मामले में अभी तक साउथ कश्मीर के एक वकील समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले मामले में आज ईडी के अधिकारी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रहे हैं। इसके लिए अफसरों की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंची है। ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली थी। 3 दिन सवाल जवाब का सिलसिला चल सकता है। शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच उनके ट्विटर अकाउंट से स्कूलों को लेकर कल एक ट्वीट किया गया है। सिसोदिया ने ट्विटर अकाउंट से लिखा था, आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को ही जेल में बंद करना शुरू कर दिया। सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके अकाउंट से यह पहला ट्वीट किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ विकास सारथी हैं। विकास, अभी तक का क्या अपडेट है? क्योंकि मैंने मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट है वो ट्वीट स्कूल के बारे में है। हालांकि हम सभी जानते हैं ये जो एक बात की जा रही है शिक्षा को लेकर, तमाम जो ट्वीट किए जा रहे हैं, जो दलीलें दी जा रही हैं, ये 2 अलग अलग मामले हैं। शिक्षा का मामला अलग है, वो शिक्षा मंत्री भी थे तो वो आबकारी मंत्री भी थे, और ये पूरा मामला आबकारी नीति के इर्द गिर्द के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का है। जी ऋतु, दूसरे दौर की पूछताछ ईडी कर रही है मनीष सिसोदिया से। और अगर पहले दिन जो पूछताछ थी वो कई घंटों तक चली थी, लगभग 6 घंटे पूछताछ की थी ईडी ने। और आज भी ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये पूछताछ लगभग शाम को 5 साढ़े 5 तक चलेगी, क्योंकि ईडी के पास लंबी एक लिस्ट है सवालों की। और मनीष सिसोदिया से वो कुछ खास चीजों के बारे में पूछताछ कर रही है, खासतौर से कि उन्होंने अपने पुराने फोन जो थे उनको क्यों डिस्ट्रॉय किया, उनके सिम क्यों डिस्ट्रॉय किए गए जो पुराने फोन वो इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा जाहिर है कि ईडी मनी ट्रेल के लिए पूछताछ कर रही है कि जो कंपनियों से जो पैसा आया है वो किस तरह से कहां किन किन लोगों को गया है। क्योंकि अगर आप इस पूरे स्कैम की बात करें तो दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक इसमें कई कंपनियां और कई लोग शामिल हैं। जहां तक पूछताछ की बात है, ईडी अगर ये आज की पूछताछ जब पूरी हो जाती है उसके बाद मनीष सिसोदिया के लिए दिक्कत ये हो सकती है कि कल उनकी जमानत अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करके आदेश दे सकता है। और अब ईडी जब 2 राउंड की पूछताछ कर चुकी है, ईडी कस्टडी में लेकर के भी पूछताछ कर सकती है मनीष सिसोदिया से। ऐसे में उनकी रिहाई, उनकी हिरासत से उनकी रिहाई होती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। जहां तक उनके ट्वीट की बात करें तो इस ट्वीट का इस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो पूरा मामला है वो आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है और सिर्फ ये कहना कि स्कूल खोले जाने के लिए उनको टारगेट किया जा रहा है, ये पॉलिटिक्स में ये सब चीजें चलती हैं। अगर यही स्कैम स्कूल भवनों के निर्माण को लेकर के या किसी और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हुआ होता तो भी क्या यही डिफेंस होता कि स्कूल खोले जा रहे हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मामला आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, उनके दोनों मंत्रालयों का काम बिल्कुल अलग अलग है। और इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं है, कई सारे सरकारी अधिकारी हैं, कंपनियां हैं, प्राइवेट एंटिटीज हैं, यहां तक कि कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं तेलंगाना से खास तौर पे, उनके भी नाम है इस पूरी जांच में। और उनसे भी केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कुछ लोगों से कर चुकी है और आगे आने वाले समय में और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। तो मनीष सिसोदिया से आज भी ईडी पूछताछ कर रही है सुबह से ही, और शाम तक ये पूछताछ चलने की पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरे अपडेट के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 10 मार्च को नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का विषय बदलती जलवायु में स्थानीय मजबूती की रचना है। एनपीडीआरआर में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों, सांसदों, स्थानीय निकायों के प्रमुखों, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र के संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। तीसरा सत्र मंत्रालयों और विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, सीएसओ, पीएसयू और समुदायों के बीच आपदा प्रबंधन कार्य प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने में भी मदद करेगा। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एनपीडीआरआर में 4 पूर्ण सत्र, 1 मंत्री स्तरीय सत्र और 8 विषयगत सत्र शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एनपीडीआरआर एक बहुहितधारक राष्ट्रीय मंच है। एनपीडीआरआर का पहला सत्र 2013 और दूसरा सत्र 2017 में आयोजित किया गया था। ये बैठक अमृतकाल के दौरान हो रही है और एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र के विचार विमर्श से सरकार को प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 के तहत 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने में मदद मिलेगी। अपने एक दिन के दौरे पर पंजाब के अमृतसर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री हरमिंदर साहिब का दौरा किया। राष्ट्रपति ने स्वर्ण मंदिर में कुछ उपहार भेंट किए। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रपति आज दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगी। इससे पहले अमृतसर पहुंचने पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनका स्वागत किया। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य में बढ़ती अलगाववादी ताकतों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब विधानसभा का घेराव करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य में इन दोनों ही मुद्दों पर बहरी दिख रही आम आदमी पार्टी को जगाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से भाजपा कार्यकर्ता चंडीगढ़ पहुंचने शुरू हो गए हैं। इससे पहले पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे पंजाब के लोग चिंतित हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हाल ही में कुछ लोगों, संघों, समूहों की ओर से कानून को अपने हाथ में लेने की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ राज्य के अधिकारी, सरकार और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है, न कि नागरिकों में भय का माहौल पैदा करना। एक मामले में पेश दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि मामला वाकई गंभीर है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां कोई अप्रिय घटना न हो। इस मामले में याचिकाकर्ता 70 साल के हरभजन सिंह और 71 साल के सतेंद्र कौर हैं। वे मेंबर्स चतर सिंह, जीवन सिंह पब्लिशिंग हाउस के पार्टनर हैं। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब के पास मंडी में उनका कारोबार है। मामले में प्रदर्शनकारी याची पक्ष की इस काफी पुरानी दुकान के बाहर धरने पर बैठे थे। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक उनका पब्लिशिंग हाउस सिख धार्मिक किताबों का काफी पुराना पब्लिशिंग हाउस है। उन पर भी फायरिंग की गई और पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि इस दौरान पंजाब सरकार और डीजीपी ये सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदार निजी पार्टियों की कथित हरकतों से कोई अप्रिय घटना न हो। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर डीजीपी स्थिति का जायजा ले सकते हैं और मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर जाएगा। ये दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेगा। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और निर्वाचन उपायुक्त इस दल के हिस्सा होंगे। पूर्ण आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बेंगलुरु में चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। वे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए उनसे सुझाव मांगेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य अधिकारी समावेशी लोकतंत्र के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में शामिल होंगे। विभिन्न देशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस गोष्ठी में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य यात्रा के दूसरे दिन चुनाव पूर्व प्रबंध के बारे में 34 जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसी दिन बाद में वे चुनाव के महत्व के बारे में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, मतदाता जागरूकता अभियान तथा हैकथॉन का शुभारंभ करेंगे और भारतीय विज्ञान संस्थान में LED मीडिया वाहन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आयोग का दल इसी स्थान पर चुनाव दूतों, विद्यार्थियों, दिव्यांग मतदाताओं, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों और जाने माने लोगों के साथ विशेष बातचीत भी करेगा। पूर्ण निर्वाचन आयोग अपने दौर के अंतिम दिन मीडिया को भी संबोधित करेगा। देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। साथ ही भारतीय सेना में शामिल बेटियां देश की रक्षा भी बखूबी कर रही हैं। ऐसी ही एक बेटी कर्नल गीता राणा ने इतिहास रचा है। कर्नल गीता राणा के नाम बड़ी उपलब्धि हुई है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड और दूरस्थ इलाके में फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। गीता राणा अभी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल हैं। गीता राणा को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सैन्य अधिकारियों ने उनकी तारीफ भी की है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज इंडिया गेट से सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 84वें स्थापना दिवस यानी सीआरपीएफ डे पर आयोजित होने वाली परेड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होगी। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आजादी के 75वें महोत्सव में सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिन में तय करेंगी। पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह जगदलपुर में 25 मार्च को आयोजित होगा। सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स की महिला बाइकर दस्ता आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, बांद्रा, रायपुर और कोडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचेगी। ये बाइकर्स महिलाओं को आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कई तरह के संदेश देंगी। देश की आजादी के 75वें साल में भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी के तहत सीआरपीएफ की 75 महिलाओं का दस्ता नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक की दूरी तय करेगा। सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स दस्ते की 75 सदस्य महिलाओं में इस सफर को लेकर कितना जोश और उत्साह है, इस पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने इनसे खास बातचीत की। सीआरपीएफ की 75 महिला कर्मी बाइक रैली के जरिए दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक जाएंगी। बात करते हैं मैडम, बताइए किस तरह से, कितना जोश है? बहुत जोश है, हमें बहुत खुशी भी है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, अपने आप पे गर्व है और मेरे को लगता है कि सारे देश को भी हम पे गर्व होगा कि हमने महिलाओं के लिए एक नया उदाहरण बनेंगे। चैलेंज कितना रहेगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर 1848 किलोमीटर का चैलेंज तो है, बहुत से चैलेंज आएंगे रास्ते में, पर हम उसको सबको पार कर जाएंगे। हमें इतना जोश है हमारे अंदर कि हम उन सब चीज़ों को पार करके जाएंगे। और भी कुछ महिला कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, सीआरपीएफ का और तिरंगा लेकर आगे चल रही है, कितना जोश है? सर जोश तो इतना हाई है कि हम एवरेस्ट को बुलंदियों पे बहुत ज़्यादा हाई है और उम्मीद करते हैं सारी पहुंचने तक हमारा जोश इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़ता ही जाएगा। चैलेंज कितना मानते हैं, क्योंकि रास्ता इतना लंबा है और बुलेट के ऊपर होगा? सर चैलेंज है लेकिन एक्सेप्ट किया है और बिल्कुल एक्सेप्ट करके बिल्कुल सफलता की बुलंदियों तक, सफलता की बुलंदियों पे चलेंगे। कुछ और भी हैं, बात करते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जोश के साथ हम अभी स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे अच्छे से। सोचा था कि इतनी लंबी यात्रा करेंगे? नहीं सर,
अभी मौका मिला है इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं सीआरपीएफ की महिला कर्मी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अब दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक करीब 1848 किलोमीटर का सफ़र करना है, और वो भी आप देख सकते हैं ये बुलेट के ऊपर जा रही हैं, और पूरा इनका जो हौसला है पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रमोद देही के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो सीआरपीएफ की इन महिला डेयरडेविल्स को सलाम। भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 अरब सागर में संपन्न हो गया। इसमें न सिर्फ भारतीय नौसेना की सभी इकाइयों बल्कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की भी महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। ट्रोपेक्स 23 में भारतीय नौसेना के लगभग 70 जहाज, 6 पनडुब्बी और 75 से अधिक विमान शामिल रहे। ट्रोपेक्स 2023 के संपन्न होने के साथ ही भारतीय नौसेना का 4 महीनों से जारी गहन परिचालन चरण भी समाप्त हो गया। अंतिम संयुक्त चरण के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कमीशन किए गए नए स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत पर समुद्र में एक दिन बिताया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों और सामग्री की तैयारी की भी समीक्षा की। नौसेना ने स्वदेशी एलसीए के डेक संचालन और लाइव हथियार फायरिंग सहित परिचालन, युद्धाभ्यास और युद्ध संचालन के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन किया। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का आज तड़के निधन हो गया। कहा जा रहा है कि सतीश कौशिक किसी से मिलने के लिए गुरुग्राम में उनके फार्म हाउस गए हुए थे। वहां से लौटते वक्त कार में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल ले जाते हुए उनका देहांत हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर मुंबई स्थित उनके घर लाया जाएगा और फिर वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनुपम खेर ने उनके देहांत की खबर आज सुबह एक ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपनी जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने अभिनेता रजा मुराद ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्मी हस्ती सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बहुत दुख हुआ। वह एक रचनात्मक प्रतिभा थे जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत दिल जीत लिया। उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सिनेमा में रचनात्मक कार्यों और प्रदर्शनों में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश कौशिक ने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में मासूम फिल्म से की, लेकिन पहचान मिली शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया से। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। मेरे बच्चों का भला क्यों छीन लेती हूँ।
अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा कि वो कम उम्र में चले गए। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छे अभिनेता थे। हम दोनों निम्न वर्गीय परिवार से और हमने अपने मेहनत से यहाँ तक पहुंचे थे। हमें गर्व होता है कि हमें शहर ने मौका दिया। वो कोई उनसे सीख सकता है। ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। एज एन एक्टर ही वाज एन अनबिलीवेबल ब्रिलियंट एक्टर। देखिए, हम दोनों निम्न वर्गीय परिवार से आए हैं। हमको हमेशा इस बात का गर्व रहता है कि इस शहर ने हमको मौका दिया और हमने हमेशा साथ निभाया है। बतौर एक्टर, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर इंटेलेक्चुअल, he was fantastic and he touched people's lives. फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया है। बहुत मोहब्बत की उन्होंने अपने काम से, जो भी करते थे दिल लगाकर करते थे। तो यही कहूंगा कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। आज पूरी दुनिया जो है सतीश कौशिक को याद कर रही है। और आइए अब देखते हैं देश प्रदेश की कुछ और अहम खबरें। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। अमृतसर सेक्टर में बीओपी राजाताल के अंतर्गत बीती रात ये गिरफ्तारी हुई। इसे उस समय पकड़ा गया जब ये पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। शुरुआती पूछताछ में इसने खुद को बांग्लादेशी मूल का नागरिक बताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों को लेकर कुछ लोगों ने नकली वीडियो बनाए और झूठी खबरें फैलाई। उन्होंने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ओडिशा के पुरी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देर रात भीषण आग लग गई। इसमें करीब 40 दुकानों में रखा माल जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के बाद कई लोग बिल्डिंग में फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। निर्वाचन आयोग आज वर्चुअल रूप से समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता विषय पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में अंगोला, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, डेनमार्क, डोमिनिका, जॉर्जिया, गुयाना, कीनिया, मॉरिशस सहित 25 देशों से 46 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इस साल होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। इसके तहत आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बेंगलुरु में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। एक रोड शो के बाद रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने वाली जेडीयू ने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से सलाह के बिना नेफ्यू रियो सरकार को समर्थन पत्र सौंपने पर प्रदेश इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी ने अनुशासनहीनता और मनमाने आचरण के कारण नागालैंड राज्य समिति के खिलाफ कार्रवाई की। एनपीपी के थॉमस ए संगमा निर्विरोध रूप से मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। थॉमस ए संगमा 2008 से 2014 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। केरल में सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा 2960 केंद्रों पर हो रही है। परीक्षा के लिए करीब 4.25 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। हायर सेकेंडरी और वोकेशनल हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं कल शुक्रवार से शुरू होंगी। जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में कल बारिश के साथ ओले गिरने के बाद तापमान में गिरावट देखी गई। कई जगहों पर बादल छाए रहे। माउंट आबू में हर तरफ बर्फ नजर आई। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। महिला सशक्तिकरण भारत की G20 की अध्यक्षता की अहम प्राथमिकताओं में शामिल है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने स्पष्ट किया है कि भारत G20 के माध्यम से ऐसे विकास को प्रोत्साहित करेगा जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होने जा रही है। एक निजी अखबार में अपने विचार व्यक्त करते हुए अमिताभ कांत ने भारत द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख किया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से 2014 के बाद लिंग अनुपात में 16 अंकों की बढ़ोतरी हुई। मुद्रा योजना का लाभ लेने वाली माइक्रो फाइनेंस कर्ज में महिलाओं की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा रही। मिशन पोषण 2.0 से 1 करोड़ 20 लाख गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को फायदा हुआ। कई कौशल विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और महिला सुरक्षा योजनाओं के केंद्र में रहा। अमिताभ कांत ने कहा कि G20 महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात पर चिंता जताई कि दुनिया के 42% महिलाओं को संगठित वित्तीय व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता। दुनिया में 1.1 अरब महिलाएं वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। इसी तरह डिजिटल जेंडर गैप भी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, जिसमें महिलाओं को डिजिटल तकनीक की पहुंच और उसका फायदा नहीं मिल पाता है। श्रीकांत का मानना है कि महिलाओं को नेतृत्व करने और हर स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि भारत में 1 करोड़ 90 लाख महिलाएं प्रशासनिक सेवाओं का हिस्सा हैं। 17,000 से ज्यादा महिलाएं पंचायती राज संस्थानों का नेतृत्व कर रही हैं और 10,000 से ज्यादा रक्षा सेवाओं में तैनात हैं। श्रीकांत ने कहा, भारत की G20 की चर्चा के दौरान महिलाओं से जुड़े डेटा इकट्ठा करने और इन्हें महिलाओं के विकास में इस्तेमाल करने की पहल जारी रहेगी, जो भारत का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। सरकार ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 क्रिप्टो करेंसी या आभासी परिसंपत्तियों के कारोबार पर लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि आभासी डिजिटल परिसंपत्तियां और फिएट मुद्रा, एक या उससे अधिक आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के बीच लेन देन तथा उनके हस्तांतरण को धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा। थोक बाजारों में प्याज कीमतों में गिरावट आने के बाद नाफेड ने गुजरात में आज से 3 मंडियों के जरिए खरीफ प्याज की खरीद शुरू की। केंद्र सरकार ने राज्य में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को तत्काल राहत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप की योजना बनाई है। भावनगर, गोंडल और पोरबंदर मंडियों से प्याज की खरीद शुरू हुई है। प्याज के लिए किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही किसानों से इन केंद्रों पर बेहतर दर का लाभ उठाने के लिए खरीद केंद्रों पर अपनी अच्छी गुणवत्ता और सूखे स्टॉक लाने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने कहा है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर और भी केंद्र खोले जाएंगे। श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साबरी ने कहा है कि कोलंबो बंदरगाह के पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल के निवेशक तय करने में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा कि अडानी समूह ने श्रीलंका में बंदरगाहों को विकसित करने में रुचि व्यक्त की थी। इस सिलसिले में श्रीलंका सरकार ने अडानी समूह के साथ आवश्यक समझौते पर बातचीत की थी। Some time ago, there was a trilateral memorandum of cooperation among the government of Sri Lanka, India and Japan for the development of the East Container Terminal. Subsequently, in early 2021, Sri Lanka decided to develop ECT, that is the Eastern Terminal, on its own. And there was thereafter. अमेरिकी बहुराष्ट्रीय रिटेल समूह वॉलमार्ट ने भारतीय बाजार के इस साल चीन को पछाड़ देने का विश्वास जताया है। वॉलमार्ट के CFO जॉन डेविड ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि भारत इस वर्ष चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। कंपनी के संस्थागत निवेशकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वॉलमार्ट CFO ने तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार का जिक्र किया। भारत का ई-कॉमर्स व्यवसाय 2022 में लगभग $50 अरब का था। इसके 2027 तक 150 से 170 अरब के हो जाने की संभावना है। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी खेल जगत की कुछ खबरें। आप देखते रहिए DD न्यूज। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में
देश के हर पल कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की कुछ खबरें। खेल की खबरों को लेकर हमारे साथ शामिल हैं सुचित्रा। खेल की खबरों से पहले एक सवाल तो बनता है कि आज जिस तरह से अहमदाबाद में जो दृश्य दिखाई दिए, क्या आपको लगता है सिर्फ क्रिकेट खेल प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि खेल की पूरी संस्कृति में एक बड़े बदलाव का भी संकेत था, एक संदेश था आज अहमदाबाद में जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए एक साथ? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि जब भी खेलों की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए हैं। अलग अलग मंच पर हमेशा उन्होंने खिलाड़ियों का जिस तरह से समर्थन दिया है और यही कारण भी रहा है कि पिछले कुछ समय में चाहे कोई भी खेल हो, चाहे ओलंपिक खेलों की बात करें, कॉमनवेल्थ खेलों की बात करें, किसी भी खेल की हम बात करें, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में एक सुधार जो हमें लगातार देखने को मिला है। किसी भी मंच पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। एक बहुत बड़ा योगदान हम उसमें कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन का, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसे समर्थन मिलता है, जब उसे प्रोत्साहन मिलता है देश के प्रधानमंत्री की ओर से। और आज एक बार फिर वही हमें देखने को मिला है, जिस तरह से ये जो अहमदाबाद टेस्ट है बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का जो क्वालिफाइंग स्पॉट है वो दांव पर लगा हुआ है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री पहुंचे, खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ेगा और ये मैच जीतकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी भारतीय टीम। तो मैच का अपडेट हम दे देते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा मुकाबला आज से अहमदाबाद में शुरू हुआ। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 133 रन बना लिए हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही और ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। हेड 32 रन बनाकर अश्विन का शिकार बने। लाबुशेन को मोहम्मद शामी ने बोल्ड किया। इसके बाद स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने पारी को आगे बढ़ाया। ख्वाजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पिछले मैच में जीत हासिल करने वाली कंगारू टीम इस मैच में बिना किसी बदलाव के उतरी है। वहीं भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है और मोहम्मद शामी की टीम इंडिया में वापसी हुई है। जिस तरह से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ये मैच देखने के लिए आज स्टेडियम पहुंचे। भारतीय टीम की नजर इस सीरीज को 3-1 से जीतने पर है। फिलहाल भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे है। तीसरे मुकाबले में भारत को हार झेलनी पड़ी थी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करने की होगी। और महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच 7वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों का टूर्नामेंट में अब तक का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। दोनों ही टीमों ने अब तक 2-2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें दोनों को जीत हासिल हुई। अंक तालिका की बात करें तो मुंबई इंडियंस शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स दूसरे पायदान पर स्थित है। ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। वुमेन्स प्रीमियर लीग के छठे मैच में गुजरात जायंट्स ने आरसीबी को 11 रन से हरा दिया। इसके साथ ही गुजरात जायंट्स ने इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत भी हासिल की। वहीं आरसीबी को लगातार तीसरे मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। गुजरात के लिए हरलीन देओल ने 67 रन की पारी खेली, जबकि सोफिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 65 रन बनाए। जवाब में आरसीबी की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन ही बना सकी और ये मैच गंवा दिया। बात बैडमिंटन की। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन को जर्मन ओपन के शुरुआती दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद लक्ष्य सेन प्रतियोगिता से बाहर हो गए। पहले दौर में लक्ष्य सेन को फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव के हाथों 21-19, 21-16 से हार झेलनी पड़ी।
बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार देर रात खेले गए मुकाबले में बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को 2-0 से शिकस्त दी। दोनों टीमों के बीच पहले हाफ में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। हालांकि मुकाबले के पहले हाफ में किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद दूसरे हाफ के 61वें मिनट में बायर्न म्यूनिख को पहली सफलता हाथ लगी, जब एरिक मैक्सिम ने गेंद को पेरिस सेंट जर्मेन के गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इसके बाद जनाब्री ने म्यूनिख के लिए दूसरा गोल दागकर मुकाबले में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। पूरे मैच के दौरान पेरिस सेंट जर्मेन को एक भी सफलता नसीब नहीं हुई और उसने ये मैच गंवा दिया। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। अफगानिस्तान में बल्ख प्रांत में गवर्नर कार्यालय को बम हमले का निशाना बनाया गया है। हमले में तालिबान प्रशासन के गवर्नर दाऊद मुजमिल सहित कई लोगों की मौत हो गई है। खबरों के अनुसार जिस समय धमाका हुआ तब वहां एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ था। खबरों के अनुसार घायलों और मृतकों में तालिबान के रेडियो टीवी विभाग प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। नेपाल में नए बने संसद भवन में कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रामचंद्र पौडेल ने वोट डालकर मतदान की शुरुआत की। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चलेगा। प्रतिनिधि सभा के लिए और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के लिए संसद भवन में मतदाताओं के लिए 2 अलग अलग मतदान केंद्र नामित किए गए हैं। नेपाल के चुनाव आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर 7 कर्मचारियों को तैनात किया है। नेपाली कांग्रेस से रामचंद्र पौडेल और CPN-UML से सुभाष चंद्र नेम्बांग राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में है। नेपाली कांग्रेस से रामचंद्र पौडेल और CPM-UML से सुभाष चंद्र नेम्बांग राष्ट्रपति पद की दौड़ में हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर जमा पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तानी पुलिस कहर बनकर टूटी। बुधवार को इमरान खान के समर्थकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागने के बाद पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और बाद में उन पर जमकर लाठीचार्ज किया। लाहौर में पीटीआई की प्रस्तावित रैली से ठीक पहले सरकार ने यहां धारा 144 लागू कर दी थी। पीटीआई ने दावा किया कि उसके शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को पीटीआई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पुलिस ने सभी की एंट्री रोकते हुए इमरान खान के आवास के रास्ते में कंटेनर और बैरियर लगा दिए। पीटीआई का आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें छोड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। दंगा पुलिस नेजमान पार्क में खड़ी पीटीआई कार्यकर्ताओं की कारों को भी तोड़ दिया गया। उनका आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का विरोध करने वाले पत्रकारों के साथ भी मारपीट की। गौरतलब है कि पिछले रविवार को पुलिस मुख्य रूप से बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ताओं के प्रतिरोध के चलते इमरान खान को गिरफ्तार करने में विफल रही थी। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के किसी भी उकसावे पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत से उसे करारा जवाब मिलने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी उकसावों की स्थिति में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पहले ही तुलना में अधिक सैन्य बल के साथ जवाब देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी खुफिया समुदाय की हर साल रिलीज होने वाली ये रिपोर्ट राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश की जाती है। अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सेनेट के विदेश संबंध समिति ने भारत में राजदूत के लिए लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी के नाम पर मोहर लगा दी है। सेनेट की समिति ने 13 बनाम 8 के अंतर से गारसेटी के नामांकन को मंजूरी दी है। गारसेटी के पक्ष में रिपब्लिकन सेनेटर टॉड यंग और बिल हेगर्टी ने भी मतदान किया। साथ ही उनके नाम को सेनेट के पास भेज दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जुलाई 2021 में गारसेटी को भारत में राजदूत के लिए नामित किया था। विदेश संबंध समिति ने जनवरी 2022 में ही उनके नाम पर मोहर लगा दी थी, लेकिन उनका नामांकन 1 साल से अधर में लटका हुआ है। इन आरोपों के कारण कि गारसेटी को उनके पूर्व शीर्ष सलाहकारों में से एक के यौन दुराचार के बारे में पता था, लेकिन उन्हें इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। रूस ने आज तड़के यूक्रेन भर में फिर मिसाइल हमले किए हैं।
ब्लैक सी बंदरगाह नगर ओडेसा राजधानी कीव और खारकीव में बुनियादी ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया और कुछ इलाकों में पावर काट दी गई। इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं कीव क्षेत्र में एक रिहायशी इलाके में मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। कीव के महापौर विताली क्लिश्को ने बताया कि कीव के हिलोस्विस्की जिले में विस्फोट किए गए। ओडिशा क्षेत्र के गवर्नर मार्क्सिस मार्चनेको ने बताया कि बंदरगाह शहर में ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया है। कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। पिछले महीने कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं को भर्ती किया गया। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम जारी है। सेना इन युवाओं को सैन्य अड्डों, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में लगाती है, जबकि उसके पेशेवर सैनिक मादक पदार्थों की तस्करी में लगे गिरोहों और विद्रोही समूहों का सामना करते हैं। अधिकारियों ने इस वर्ष समान आयु वर्ग की महिलाओं को स्वेच्छा से सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। उसका कहना है कि ये सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। जॉर्जिया के सत्तारूढ़ दल ने विदेशी एजेंट कानून को वापस ले लिया है। जॉर्जिया में पिछले 2 दिनों से इस कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी था। इसे देखते हुए सरकार ने इस विवादित कानून को वापस ले लिया है। प्रस्तावित कानून के तहत विदेश से 20% से अधिक फंडिंग लेने वाले संगठन को विदेशी एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान था और इस पर उसे जुर्माना भरना पड़ता। आलोचकों ने इसकी तुलना 2012 में पारित एक रूसी कानून से की थी। हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय को परिसर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। बुलेटिन के आखिर में हम आपको छोड़ जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम जानेंगे क्या है गिफ्ट सिटी। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। भारत में पहली बार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलने जा रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय को परिसर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है, ऐसा पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है जिसे भारत में परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार फरवरी 2022 में अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को वित्तीय प्रबंधन में पाठ्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि देश की पहली स्मार्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इसमें एक बहुसेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC भी है। गिफ्ट सिटी न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसमें सुनियोजित आवास, स्कूल, अस्पताल, इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ गिफ्ट सिटी बिजनेस क्लब भी शामिल है, जो इसे वॉक टू वर्क शहर बनाती है। गिफ्ट सिटी में मुख्य रूप से बैंक, कैपिटल मार्केट संस्थाएं, बीमा कंपनियां और कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां शामिल हैं। गिफ्ट सिटी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स फोरम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसके साथ ही येस बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक इस तरह की स्मार्ट सिटी बनाने के पीछे का मकसद स्थानीय क्षेत्रों के विकास को साकार कर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।